नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी। और आज मैं आपको सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का फॉर्मूला शीट मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी आई हूँ और मैं वो आपको शीट दे भी दूंगी। लेकिन आपको मेरे लिए सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी और वो है कि आपको जो है जल्दी से IIT JEE रैंक प्लस का जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम में उसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको वो शीट मिल जाएगी। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है उनको मार्क भी कर दिया है। तो मैं जल्दी से फटाफट जो है मैं आपको ये समझा देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट्स हमारे पास टाइम है और वो है हमारा सबसे ऊंचा टाइम। तो 60 मिनट्स के अंदर अंदर जितने भी चैप्टर्स है, मोल कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स का जो है फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, मोल, अगर आपके पास मोल दिया हुआ है और आपको मान लो वेट निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलार मास से और आपको मिल जाएगा वेट। अगर एग्जाम में आपके पास वेट दिया हुआ है और आपको मोल निकालने हैं तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे मोलार मास से। ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसी गैस का लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आपको क्या करना है, आपको मोल से मल्टीप्लाई करना होगा 22.4। और अगर आपको वॉल्यूम दी गई है क्वेश्चन में और आपसे पूछा है कि मोल्स कितने होंगे, तो आप डिवाइड कर देंगे 22.4 से। अब अगर आपको नंबर पूछा है किसी चीज का तो आपको क्या करना है, मोल से मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर को, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास है n है और आपको मोल निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से। अब इस डायग्राम को वाई डायग्राम कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अपने सामने रखोगे और रोज देखोगे तो मैं वादा करती हूँ कि आपको कुछ तो फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। ठीक है। अब देखो, स्मॉल लेटर n क्या होती है, ये होती है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करो, आपको मिल जाएगा। या तो फिर कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो, उससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, जिसे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब केस वन को मानो जहां पे कि आपके पास सॉलिड या प्योर लिक्विड्स हो सकता है। इस वक्त आपके पास एब्सोल्यूट डेंसिटी को आप डिनोट करोगे D से, और मास बाय वॉल्यूम यानी कि ग्राम पर मिलीलीटर करते ही आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। फिर आती है रिलेटिव डेंसिटी की बात, जहां पे D ऑफ किसी भी सब्सटेंस का ले लोगे और ये जो है डिनोमिनेटर D ऑफ H2O यानी कि वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो जब आप इनका रेशियो निकालते हो तभी आपको रिलेटिव डेंसिटी मिलती है। और एक बात याद रखना बच्चे कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है। ठीक है। केस टू में चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, तो देखो हमें मिलता है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हो जाएगी, पीएम डिवाइडेड बाय आरटी। वो याद है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वही से हमें पता चला पीएम इज इक्वल टू आरटी, जिसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया, रिलेटिव डेंसिटी में कंपैरिजन होगी, एक तो m1 डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगी, एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर में। और तीसरा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू m/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको हो सकता है कि इसका क्या कहते हैं, इसका यूटिलाइजेशन आपको करना पड़े जब भी आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो। तो ठीक है। अब हम आते हैं एवरेज एटॉमिक वेट पर किसी एलिमेंट का जिसके पास आइसोटोप है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड विद एटॉमिक वेट 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाइड विद एटॉमिक वेट 2। और ये चलता रह सकता है, अगर 3-4 आइसोटोप है तो ये और आगे जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। फिर हम आते हैं मीन मोलार मास पर किसी भी गैसियस मिक्स का अगर आपको पता करना है, तो n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है। फिर हम आते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे। ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास होती है किसी एलिमेंट का जिसे जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तब उसे हम ग्राम एटॉमिक मास बताते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वही सेम चीज, अगर मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होती है। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस को जरा देखते हैं, क्योंकि यहां से हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। मास ऑफ एन एटम क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय
एवोगाड्रो नंबर। मास ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या हो सकती है, मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रो नंबर, यानी कि जो भी मैंने वाई डायग्राम पे बताया था उसी को मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया ताकि आप लोगों को ये आसान लगे, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड विद 6.023 into 10 to the power 23, और इसे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होगी, ठीक है। और एवरेज मास जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे फिर से लिख दिया है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैसे करते हैं, वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड विद 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है आखिर, यस। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जहां पे भी परसेंटेज आ जाए वहां पे 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हमारे पास क्या है, रिलेटिव एंड वेपर डेंसिटी। जैसा कि मैंने बताया डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, किसी भी डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और उसे डिवाइड कर दो रेफरेंस सब्सटेंस से। रेफरेंस सब्सटेंस क्या था हमारा, पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या था, सॉरी हाइड्रोजन गैस थी ना एट 4 डिग्री सेल्सियस, कहां गई, अभी अभी तो बताया था, हाँ ये देखो, नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की जो डेंसिटी होगी उसी को जो है हम रेफरेंस सब्सटेंस मान लेते हैं। अब आगे देखो वेपर डेंसिटी को भी मैंने यहाँ पे जरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोग ऐसा ना हो जाए कि कंफ्यूज हो गए हो कि मैम क्या था वेपर डेंसिटी, आपने तो सिर्फ फॉर्मूला बताया। तो वो भी लिख दिया है यहाँ पे कि ये जो होती है वेपर डेंसिटी, ये एक रेशियो होती है, ठीक है, मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस की टू द मास ऑफ, यानी कि डिवाइड करना है आपको मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम रखेंगे और उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो वेपर डेंसिटी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, वेपर डेंसिटी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल आ जाते हैं आपको, और स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगा सॉल्यूशंस वाला चैप्टर जो कि क्लास 12 का है, उसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आना ही आना है। तो I is equal to experimental values of colligative property divided by calculated values of colligative property. This is equal to observed values of colligative property divided by normal value of colligative property, या फिर आप बोल सकते हो कि calculated molecular mass divided by observed molecular mass, which is equal to m calculated divided by m observation, यही हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन इनमें से देखो मैंने सारा लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इससे सारा लिख दिया। लेकिन इनमें से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मेरे बच्चे मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है पहली बात, और फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब अगर मोलैरिटी दिया हुआ है सवाल में, मोलैरिटी आपसे पूछ लिया, या फिर मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी अगर पूछ ली, तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे प्लीज जरा गौर फरमाइए यहाँ पे, ये देखो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये वॉल्यूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट की मास आप चेंज नहीं कर सकते ना टेम्परेचर के साथ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप बिल्कुल टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी का आप ये मैं शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों को बस आंखों के सामने रखना है और इसे पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर देखो मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एटम ये सारा लिख दिया है। अब इनको आप क्या करोगे ना, इनको इन सारे को आप एक बार क्लब करके पढ़ना, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ही सेम टू सेम है। एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, ठीक है, इससे पता चलता है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि सवाल आता ही आता है, बनता ही बनता है, वो है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। MEQ वाले सवाल आपको बहुत दिखेंगे। अभी जैसे ही हम परसेंटाइल बूस्टर हमने शुरू कर दिया है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जब हम ये चैप्टर करवा रहे हैं तो आपको ऐसे मिली इक्विवेलेंस वाले बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये जो होता है ये आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस पता करके देता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखो स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट,
इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है कि इसको किस तरह से, कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन मैंने बता दिया है, क्योंकि कई बार आपको ये दिख जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नहीं होता, लेकिन दिख जरूर जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने 5 स्टार और ये दोनों मैंने मार्क कर दिया है बच्चा। ये देखो, अगर आपके पास मोलालिटी दी हुई है, आपको मोलारिटी निकालनी है, तो m इज इक्वल टू, या फिर मोलारिटी दी हुई है, मोलालिटी अगर आपको निकालनी है तो स्मॉल लेटर m इज इक्वल टू मोलारिटी डिवाइडेड बाय रो। रो क्या होती है? डेंसिटी, ठीक है, माइनस मोलारिटी मल्टीप्लाइड विद m2। m2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। और अब अगर आपके पास मोलालिटी दी हुई है, मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलालिटी मल्टीप्लाइड विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब लाइक आई सेड, मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगी IIT JEE रैंक प्लस का टेलीग्राम का चैनल जो ऑफिशियल है, उस पे जाके आप जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन चैप्टर। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है वेपर प्रेशर क्या होती है। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड, मतलब मान लो आपके पास ना कोई सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है। अब आपने एक बंद एक वो लिया, कटोरा लिया और उसको बंद कर दिया ऊपर से, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है, इसका वेपर भी फॉर्म हो रहा होगा कहीं, है ना, वेपर भी जरा ऊपर जा रहा होगा। और यही वेपर दोबारा जो है उस सोल्यूशन के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो होती है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। क्या? सबसे पहली बात होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन वेपर प्रेशर जो होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। मतलब किसी भी चीज पे अगर दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। फिर आपको एक सवाल तो हो सकता है आपके शिफ्ट में दिखी जाए, या फिर किसी और के शिफ्ट में हो सकता है दिख जाए, लेकिन यहां से किसी शिफ्ट में एक सवाल तो जरूर आता है हर साल, वो है हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को अगर आप देखोगे, जो कि इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। तो P गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड विद काई। काई क्या होता है बच्चा? ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये KH क्या हो गया? ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इससे एक सवाल जरूर आता है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। फिर हम आते हैं राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ से भी हो सकता है एक सवाल आ जाए, लेकिन 110% चांस है कि सोल्यूशन से अगर कोई सवाल आया है तो वो आया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही। ये तो बिल्कुल साफ 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 वाली बात है, ठीक है। अब केस 1 को देखो, अगर आपके पास दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, वोलेटाइल लिक्विड्स यानी कि जो उड़ जाते हैं, जो फर करके उड़ जाते हैं, जैसे कि नैफ्था, वो होता है ना मम्मी का नेल पॉलिश रिमूवर, या अपने भाई बहन या एक्स गर्लफ्रेंड जिसका भी देखा होगा आपने, तो नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ में रखते जो है वो उड़ जाता है, इसे कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, है ना। तो अगर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी बनेगा। अब इस प्रेशर ऑफ ए को निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा PA नॉट। अब PA नॉट क्या होता है? मतलब ये बात है कि देखो, अब आपने क्या किया कि आपने जो है A प्लस बी इसमें मिला दिया, है ना। A प्लस बी इसमें आपने मिला दिया, लेकिन A प्लस बी मिलाने से पहले आपके पास कहीं ना कहीं तो A था और कहीं ना कहीं आपके पास B भी था, ठीक है। तो ये जो ये A है, ये प्योर A है, ये जो B है, ये प्योर B है। तो प्रेशर ऑफ प्योर A, प्रेशर ऑफ प्योर B, इसे कहते हैं हम PA नॉट PB नॉट, ठीक है। अब इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनके मोल फ्रैक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। अब अगर बाई चांस ए ज्यादा वोलेटाइल हो गया, ठीक है, अगर बाई चांस ए ज्यादा वोलेटाइल हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये जरा सा जो है, ये जरा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, लेकिन फिर भी टोटल प्रेशर तो इतना ही आना है। बिल्कुल भाई, सही बात है। तो देखो, ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करके भी यहाँ पे लिख दिया है कि PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन। PB क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B इन सोल्यूशन। PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। PB नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। काई A क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। काई B क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है।
अच्छा चलो, अब देखो अगर केस 2 में मान लो सॉल्यूट आपने ले लिया जो कि सॉलिड है, चीनी ले लिया, नमक ले लिया। अब चीनी नमक तो वोलेटाइल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? ये थोड़े आपको वेपर प्रेशर निकाल के देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये तो सॉलिड है। तो सॉलिड भैया कैसे वेपर प्रेशर दे देगा? नहीं देगा। तो यानी कि अगर इनमें से सॉल्यूट जो कि बी था, सॉल्यूट बी था, तो बी सॉल्यूट अगर आपका नॉन वोलेटाइल है, मान लो सॉलिड है, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया आपके टोटल प्रेशर के? और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इसकी कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाई विद काई, जो कि इसका मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमें ये भी पता है कि सारे मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दोगे तो 1 आना चाहिए, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगी वो क्या होगी, 1 माइनस काई बी होगी। ठीक है, आया समझ? और काई बी को कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो पी ए नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, और यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर आती है आपकी आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दिया है, एक बार आप अगर रन थ्रू कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन होते हैं? जो फॉलो नहीं करते। अब नॉन आइडियल में फिर हमने इसे दोबारा डिवाइड कर दिया पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन में। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर। नेगेटिव डिविएशन के देखो क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसीटेट, H2O एंड HCl, H2 एंड HNO3, एसिटिक एसिड एंड pyridine, फिनॉल एंड एनिलीन, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनेंगे ही बनेंगे आपके सोल्यूशन चैप्टर से, वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, या फिर NB जो कि है आपका क्या, ये मोल से रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा टीबी, व्हिच इज इक्वल टू केबी। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KFM। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? पाई इज इक्वल टू सीआरटी होती है। और इसके बाद हमने वैन हॉफ फैक्टर को यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। वैन हॉफ फैक्टर आपकी होती है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या तो नॉर्मल या फिर एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर आयोनाइजेशन, यस, फॉर नो आयोनाइजेशन। चलो, अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, देखो ये भी वो पूछते हैं, है ना, ऐसा कुछ कि एसिटिक एसिड जब बेंजीन में होता है तो डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइज होने का मतलब क्या है? एसोसिएशन होना, यानी कि जुड़ गया। तो जब जुड़ जाए कोई चीज, एसोसिएट हो जाए, तो आपको वैन हॉफ फैक्टर की ये फॉर्मूला लगानी है। अगर वो डिसोशिएट हो रहा है, मतलब टूट रहा है किसी सोल्यूशन में जाके, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब इससे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जोड़ के भी ये एक सवाल बनाते हैं, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ चलो सोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज दिखेंगे, वो सबसे पहला तो हो गया आपका प्लैंक्स क्वांटम थियरी। इससे आपके कुछ सवाल बनते ही बनते हैं, है ना। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू एच न्यू, ये वाले आप देख लेना। लेकिन इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है रेडियस R इज इक्वल टू आर नॉट बाई एन स्क्वायर बाई जेड। और ये R नॉट जो होती है, ये बोर की पहली रेडियस की फॉर्मूला होती है, जिसका वैल्यू होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहां से मतलब रेडियस से लेके वेलोसिटी, टोटल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी और ये एक्साइटेशन एनर्जी, इन सब को आपको बार बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इनसे कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो जाहिर सी बात है कि टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और रेडियस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा। स्पेशली एक और चीज बताती हूँ, इनके फॉर्मूला को देखो। देखो बच्चा, यहाँ पे z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, यहाँ पे z बाई एन है, यहाँ पे देखो n क्यूब बाई z स्क्वायर है। तो बच्चे इसमें अक्सर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी से रिलेटेड ना वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बताओ। और फिर वो बोलेंगे कि टोटल एनर्जी बोर की जो होती है वो n क्यूब बाई z स्क्वायर होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी जो है वो n क्यूब बाई z स्क्वायर पे नहीं होती है, वो z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होती है। इसीलिए ये फॉर्मूलाज को जरूर ध्यान से देख लेना। दोबारा बता रही हूँ, IIT JEE रैंक प्लस वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि उसी पे आपको ये शीट मिलेगी।
और ये शीट पे जिस तरह से मैंने मार्क कर रखा है, जिनको मैंने मार्क कर रखा है उनको आप दोबारा से लिख लो ताकि आपको जो है थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, वो लाइमन बाउमर पास्चन सीरीज वाले कुछ ना कुछ सवाल वो दे देता है। ठीक है, ऑलराइट और यहाँ पे देखो ये RH इज इक्वल टू क्या होता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर टू द पावर -1, इसे कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH(Z) स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। और 1 बाय लैम्डा जो है ना बच्चा, ये क्या है, ये है न्यू बार। ये मैंने एकदम पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शुरुआत में ही मैंने ये फॉर्मूला लिखी हुई है, देख लेना। एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हैं, तो डेल्टा एन मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दे देगा। और ये भी आ सकती है कि अगर बाउमर सीरीज में एक इंफिनिटी पे है, एक n इज इक्वल टू 2 पे है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो एक बार इनको देख लेना। ठीक है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। ये जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों है। ठीक है, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दोबारा देखो, ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जी और टाइम के टर्म्स में भी आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिख सकते हो। और लैम्डा एक्स मतलब डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस और लैम्डा, ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ डेल्टा लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ के टर्म्स में भी आप हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो एक ही जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, EI इज इक्वल टू फाई प्लस KE। फाई क्या होती है, ये वर्क फंक्शन होती है। ठीक है, और इसी का डिराइवेशन में आ जाता है कि h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, या फिर hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और इन सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर हम आते हैं क्वांटम नंबर पे, जहां पे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सारा लिख दिया है यहाँ पे। टोटल नोड्स क्या है, नोडल प्लेन क्या होती है, सारी चीजें लिख दी है यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन भी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू कर लेना एक और बार सब लोग। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। हम सबने पढ़ा है ना कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another। तो ये वही है, ये वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका सिस्टम का कन्वेंशन, मतलब अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम तो ये पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम तो ये नेगेटिव होगा। फिर अगर आप Q को देखोगे तो वो नेगेटिव होगा, और अगर Q इज बीइंग अप्लाइड टू द सिस्टम तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ग्राफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फॉर्मूला सारे अपने सामने चिपका लो और रोज इसको देख लो, आपका काम बन जाएगा। फिर देखो यहां से यहां तक मैंने मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गो थ्रू देम। फिर आता है मायर्स रिलेशनशिप, CPm माइनस CVm इज इक्वल टू R। ठीक है, हीट कैपेसिटी C और CT ये जो होती है ये एक पाथ फंक्शन होती है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस तरह से अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस हो तो क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा, अगर डाई एटॉमिक गैस हो तो क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा, ट्राई एटॉमिक गैस अगर होगी नॉन लीनियर तो क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस मॉलिक्यूल होती है तो क्या होगी, ये सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। अब केमिकल काइनेटिक्स पे देखो, ये तो बहुत ही बेसिक सा है जो शुरू के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, रेट क्या होती है, रेट होती है डेल्टा C बाई डेल्टा T, यानी कि मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद देखो, अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो जो कि AA प्लस BB जिससे कि CC प्लस DD अगर वो फॉर्म करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी -1 बाई A मल्टीप्लाइड विथ DA बाई DT is equal to -1 by B multiplied with dB by dt। ठीक है, is equal to 1 by C। अब देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज जो होता है, जो आपको समझना चाहिए वो है कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है,
रिएक्टेंट के सामने माइनस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के सामने माइनस नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे यूज होके फिर प्रोडक्ट बन रही है, और प्रोडक्ट जो है ये आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये ज्यादा और ज्यादा बने जा रही है। यहाँ पे इसीलिए पॉजिटिव, यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी रेट लॉ। रेट लॉ क्या होती है? रेट इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि है k। तो k क्या होता है? a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा होता है। ठीक है अब आपको पता है कि जो रेट लॉ इक्वेशन है, जो रेट कांस्टेंट है और जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हर एक ऑर्डर के लिए चेंज होती है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, इस यहां से सवाल बनते ही बनते हैं आपके जेईई मेंस में। डेफिनेटली आपको सवाल दिख जाएगा कि अगर ऑर्डर ये है तो आप इसका हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कीजिए या फिर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कीजिए। अगर ऑर्डर ये है तो फिर आप इसका हाफ लाइफ बता दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं अर्हेनियस इक्वेशन पे जो कि है k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स क्या है ये भी मैंने बता दिया। अब देखो R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट अगर बदल जाए तो इसकी वैल्यू भी बदल जाती है। अगर हमने कैलोरी केल्विन टू द पावर -1 मोल टू द पावर -1 लिया तो ये T2 हो जाएगा। अगर जूल k टू द पावर -1 मोल टू द पावर -1 लिया तो ये 8.3 हो जाएगा। ठीक है, बाय चांस अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आई तो यहाँ पे टाइप्ड आउट फॉर्मेट में भी मैंने लिख दिया है। फिर आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पे आपको सबसे ज्यादा जो समझना है, बढ़िया सा जो समझना है वो ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB जो कि CC प्लस DD फॉर्म कर रही है और इसकी रेट कांस्टेंट मान लो K है, इस रिएक्शन को अगर आपने उल्टा कर दिया, मानो CC प्लस DD से अगर AA प्लस BB बन रही है तो आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो 1/K हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने एक n कुछ एक कोएफिशिएंट यहाँ पे जोड़ दिया तो ये k टू द पावर n हो जाएगा। अब जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है जो कि k होती है, ये k जो है ये फॉरवर्ड भी हो सकती है, ये बैकवर्ड भी हो सकती है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री पे। फिर एक ये फॉर्मूला आता है आपके पास log k2 डिवाइडेड बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 R मल्टीप्लाइड विद 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा शुरू हो जाता है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर है तो आपकी पीएच जो कैलकुलेट आपको करना होगा वो आपको इस तरह से करना होगा। अगर आपके पास वीक एसिड या वीक बेस है तो आप इस तरह से पीएच कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास सिंपल बफर है तो उसकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। अगर एसिडिक बफर है तो pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, और अगर बेसिक बफर है तो pKw माइनस pKb प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से कैलकुलेट करना है। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है उसका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का इक्विवेलेंट होता है। ये चीज जरा ध्यान में रखना क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं और आप जो है गलती से नेगेटिव किसी और जगह पे लगा के आ जाते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और ई सेल की क्या वैल्यू होती है? ये होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर आप लिख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर ई नॉट सेल को लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्मूला होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है माइनस NF ई नॉट सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एक सवाल 110% गारंटीड आपको दिखने को मिलेगा वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ एन ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या है? नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log C to the power C D to the power D divided by A to the power A B to the power B which is equal to Q। ठीक है, अब यहाँ देखो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln ऑफ Q। Q क्या है? Q अभी मैंने दिखाया ना, ये है Q आपका, ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू Q। ठीक है,
तो यहाँ से जितने भी सारे फॉर्मूलाज बन रहे थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हाँ, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऑफ सेल रिएक्शन। किसी भी सेल रिएक्शन को फंक्शन ऑफ सेल रिएक्शन मतलब सेल में जो रिएक्शन हो रही है उससे रिलेटेड भी तो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, तो उनके सारे फॉर्मूलाज जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद आती है आपके फैराडेज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 100% गारंटीड आपको एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में या तो किसी और के शिफ्ट में दिख जाएगा। फर्स्ट लॉ फैराडेज की होती है W इज इक्वल टू क्यू जेड विच इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड विद आई टी। W इज इक्वल टू ई क्यू भी आप लिख सकते हो, यानी कि W इज इक्वल टू ई आई टी डिवाइडेड बाई 96,500, ठीक है। और सेकेंड लॉ जो होती है वो होती है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W बाई E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है I इंटू टी मल्टीप्लाइड विद करंट एफिशिएंसी फैक्टर डिवाइडेड बाई 96,500। अब देखो W बाई E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला है ना, तो इसका मतलब है W1 बाई E1 ले लो, which should be equal to W2 by E2 ले लो, which should be equal to dot dot dot, it can go on and on, ठीक है। करंट एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअल मास डिपॉजिटेड या फिर प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास जो कि डिपॉजिटेड या प्रोड्यूस होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं डी बाय हकल ऑनसेजर इक्वेशन। देखो ये भी जानना तो जरूरी है, लेकिन इससे सवाल आते हुए मैंने बहुत कम देखा है, तो इसीलिए मैंने लिख तो दिया है, लेकिन आप चाहो तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब दे दिया है आपको, रिसोर्सेज मिल रहा है, तो एक बार गो थ्रू कर ही लो, है ना, बेटर ही होगा, कुछ खराब तो नहीं होगा। बाई चांस अगर आ भी गया तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये तो पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आया, तो पढ़ तो लेना। लेकिन इसके बाद जो ये है ना कॉलराशस लॉ बचा, यार ये तो आना ही आना है, ये तो आपको मतलब 110% आपको आएगा ही आएगा, तो इसे तो आपको देखना ही है बच्चा, कि किसी भी टाइम में मतलब अगर किसी चीज की इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगी, सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, यानी कि लैम्डा एम नॉट। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है जो कि AXBY के फॉर्मेट में, यानी कि मान लो MgCl2, तो ये क्या हो गया Mg1, मतलब X जो है ये 1 है, Cl जो है वो आपका 2 है, तो कैसे करोगे 1 मल्टीप्लाइड विद फिर लैम्डा एम ऑफ Mg और फिर क्या y क्या है 2, क्योंकि Cl2 था तो 2 मल्टीप्लाइड विद लैम्डा नॉट ऑफ B माइनस जो कि एनायन है, ठीक है। या फिर लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा ए नॉट, लैम्डा नॉट ए प्लस प्लस लैम्डा नॉट बी माइनस, ये होती है आपकी कॉलराशस लॉ, ठीक है। फिर के ई क्यू क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ऑलराइट। और के एस पी जो होती है वो होती है एस स्क्वायर, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। फिर लैम्डा एम नॉट क्या होती है, कप्पा मल्टीप्लाइड 2000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे आने के बाद हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो 1 घंटा क्या, मैंने क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी इसीलिए जो है मैं आपका ये सेशन में कंप्लीट कर पाई आधे घंटे में, शायद, है ना, आधा घंटा से आई थिंक 3-4 मिनट ही एक्स्ट्रा लगा होगा, उससे ज्यादा नहीं लगा है। तो यस बच्चे, ये सेशन को देख लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और यस, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, क्योंकि अभी हमने परसेंटाइल बूस्टर सीरीज जो है वो शुरू कर दिया है, तो फिर मिलेंगे जल्दी ही। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लॉट्स ऑफ लव, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू लेटर, बाय।